ठीक है, तो हमने लास्ट आप लोगों को क्या बता दिया था? टेट्राहेड्रल किसका? NiCO4 का। अच्छा, कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स दिमाग में रख लो आप लोग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड जो है दिमाग में रखो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो लिगेंड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो लिगेंड्स होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे। वीक कौन से लिगेंड्स होंगे? इनको छोड़ के, जैसे H2O हो गया, OH हो गया, सही है। और सारे के सारे क्या होंगे? हैलोजेंस। ये सारे के सारे वीक लिगेंड्स होंगे। सुन लो मेरी बात। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के लिगेंड्स। वीक लिगेंड्स H2O, OH माइनस, सारे के सारे हैलोजेंस। इस चीज को दिमाग में रखना या लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, ठीक है? चलिए, हटाए। बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठो। ये लिख लिया? पढ़े? अब हमको ये बताओ, NiCO4 का कर चुके थे आप लोग? सब लोग? CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या किए हो आप लोग? CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कार्बन के जो जिनसे डोनर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कर लिए थे ये वाला? क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था इसका? NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था? मतलब नहीं किए हो आप लोग। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है आओ बता ही देते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D8 4s2, यही है। सुन रहे हो? तो निकल जो है अपनी ग्राउंड स्टेट पे 3D8 4s और वेकेंट 4p। 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s2, ये सही है। अब निकल यहाँ पे X प्लस कार्बोनिल 0 होता है ना, तो X क्या आ जाएगा? 0। 0 का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं निकलेगा इसका मतलब ये सारे के सारे क्या रह जाएंगे? एज इट इज रह जाएंगे। लेकिन क्योंकि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसकी वजह से ये दोनों यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। और बचेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और सारे के सारे पेयर्ड हैं, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया। तो ये वाला तो कर लिया था आप लोगों ने। इसी में हमने एक और बताया था, NiCN4 के ऊपर कितना? डाई माइनस। यहां पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X -4 इक्वल टू -2, तो X कितना आ गया? तो निकल जो है डाई प्लस में क्या होगा? ये निकल है, तो निकल डाई प्लस का मतलब क्या हो गया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकल जाएंगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दीजिए। D4s4p, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा क्या? ये और ये बचा।
अब साइनाइड कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से साइनाइड क्या करा देगा? तो ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पेयर्ड हो गए। अब देखो 4 साइनाइड है, एक साइनाइड यहाँ, एक यहाँ और 2 यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है स्क्वायर प्लेनर। बोलो बात समझ आई? तो निकल का इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दोनों में 4 लिगेंड्स हैं। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर प्लेनर है ड्यू टू DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। शायद परसों करा तो दिया था, देखो सब लोग आप लोग ने COF6 वाला किया था। F जो है फ्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड है, ठीक है? उस हिसाब से ना करता हो तो बता दो, करा दें, कर लियो ना। अगला लिखिए, अगला लिखिए। बेटा जल्दी से CrCO6 जल्दी लिखो। अगला वाला अपनी अपनी कॉपी में करो, मैं चेक करूंगा आपकी कॉपी में ये वाला। CrCO6 जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, स्ट्रक्चर बताइए, मैग्नेटिक नेचर बताइए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो बेटा, सबसे पहले तो Cr एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 24। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, अरे आर्गन 3d5 4s1। ग्राउंड स्टेट पे 3d5 4s1 4p है नहीं, 5 1 2 3 4 5 4s1। भैया ये देखो, ये अपना CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। का मतलब क्रोमियम जो है कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, सही है? लेकिन ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयर्ड। पेयरिंग करो भैया इनकी। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? 6। तो 3 की पेयरिंग हो जाएगी। ये पेयरिंग हो गई। कितने लिगेंड्स हैं? 6 लिगेंड्स हैं, तो कहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ 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 यहाँ। हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, और ये सारे पेयर्ड हैं तो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। वो तो आया समझ में? वीक फील्ड वाला मैंने बताया है ना, ठीक है? आउटर d ऑर्बिटल बनता है इसमें। अब लिखो बेटा एक लास्ट में लिखो एक्सेप्शन एग्जांपल। लास्ट में एक एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे, ये कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है। होना कुछ चाहिए, होता कुछ है। सभी लोग देखिए, CrNH3 होल 4 CuNH3 होल 4 के ऊपर +2, ठीक है? आओ सब लोग नजरें बोर्ड पे रखो। इसका नॉर्मली जो है कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29, सही है?
कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3D 10 4s1 होना चाहिए था 3D 9 4s2, होता क्या है 3D 10 4s1, तो सबको पता होगा। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2। आगे समझ में? अब हम लोग पहले कॉपर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 3D में कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4s में कितने हैं? 1। 4p क्या है अपना? खाली। ये समझ गए? अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2। सुनिएगा, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 का मतलब ये +2 हो गया। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 1 2 देख रहे हो ना? एक इससे निकला, एक इससे निकल गया। अब होना क्या चाहिए? आप लोग ऐसे जनरली सोचो, कितने साइनाइड हैं? सॉरी, कितने अमोनिया हैं? 4। सही है। अच्छा, यहाँ पे अमोनिया हो चाहे साइनाइड हो, दोनों ही कौन से लिगेंड्स हैं? स्ट्रॉन्ग। नाइट्रोजन के ना, दोनों क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। तो होना क्या चाहिए? पहले तो पेयरिंग हो नहीं सकती यहाँ पे। क्यों नहीं पेयरिंग हो सकती? अकेला ही तो इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब एक्सरे स्टडीज में पाया गया कि ये वाला होना क्या चाहिए था कि ये 4 अमोनिया या यहाँ अगर 4 साइनाइड भी है मान लीजिए, तो वो 4 यहाँ 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 जाके क्या हाइब्रिडाइजेशन देने चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन देने चाहिए। लेकिन पाया गया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके यहाँ चला जाता है। मतलब ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, अब चाहे इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से हो चाहे जो हो, यहां से कहां आ जाता है? यहां पे आ जाता है, जिसकी वजह से कौन कौन से ऑर्बिटल्स खाली हैं? एक d, एक s और 2 क्या खाली हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर हो गई। होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल sp3 की वजह से, लेकिन होती क्या है? स्क्वायर प्लेनर। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। आगे समझ में? चलो, तो ये बेटा आप लोगों की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई। सबको समझ में आ गई? देखो, लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। देखो, दिस theory works on number of assumptions. This theory works on number of assumptions and gives only, this theory works on number of assumptions and gives only qualitative analysis of complexes, and gives only qualitative analysis of complexes. एक तो बहुत ज्यादा assumption करना पड़ता है इस थ्योरी में, और दूसरा ये सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस बताती है। मतलब कोई चीज पैरा है कि डाया है, कितनी पैरामैग्नेटिक है कितनी डायामैग्नेटिक है, ये थ्योरी नहीं बता पाती है। सही है? फिर लिखिए अगला। देखो, दिस थ्योरी इज अनेबल टू गिव डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दिस थ्योरी इज अनेबल टू गिव डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। This theory is unable to give detailed magnetic properties of complexes. And also the spectral
properties of complexes. Detailed magnetic properties of complexes and also spectral properties of complexes. ठीक है, एक आखिरी और लिख लो। अरे यही स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में कंफ्यूजन रहती है इस थ्योरी में, जैसे अभी थी। ठीक है, लिखो इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ऑन, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, बोलिए करिए। हाँ, तो सबको ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गई? हाँ, चौधरी साहब नहीं समझ में आई? अगली थ्योरी लिखिए। देखो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये लास्ट टॉपिक है, समझो इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी समझनी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो, अब हम समझा क्या रहे हैं कि जो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की समस्याएं थी, लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को कौन दूर करेगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बस ये थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे इस थ्योरी का इस्तेमाल कम से कम, मतलब 12th तक तो इस थ्योरी को हम लोग कम ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। लेकिन आगे चल के अगर आप साइंस परस्यू करोगे, मतलब बीटेक नहीं, अगर आप कोर साइंस में जाओगे तो अलग बात है। ठीक है, चलो सभी लोग बेटा, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जान ली तो जान ली। हाँ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। कोवेलेंट बॉन्ड था। अंश को लगा दो भाई। अच्छा, इधर देखो, कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? मदद ना करो खंडा, तुमको ही मारेंगे घंटा अभी। मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, ऐसा थ्योरी कहती थी वीबीटी वाली। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो प्योरली आयोनिक। नहीं समझ रहे मेरी बात? मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कौन सा होगा? प्योरली आयोनिक होगा। इसी बेसिस पे हम लोग ये थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले तो दिस थ्योरी वर्क्स ऑन द assumption that this theory works on the assumption that the interaction between metal ion works on the assumption that interaction between metal ion and the ligand, the interaction between the metal ions and the ligands is purely electrostatic. अब ये सब लोग समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक जो कह लीजिए। अब होता क्या है इस थ्योरी में, हम लोग को समझना क्या है, नजरे बोर्ड पर रखिएगा बेटा। देखो होगा क्या कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके जो मेटल आयंस होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं।
ये तो हमने पढ़ा है भाई, हमने क्रोमियम के कंपाउंड्स पढ़े, अभी आयरन के कंपाउंड्स पढ़े, निकल के कंपाउंड्स पढ़े, जितने भी कंपाउंड्स पढ़े वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो थे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये डी ऑर्बिटल्स हैं। कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? 5। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन्हें कहते हैं 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट एज इन सबकी एनर्जी लगभग बराबर है ग्राउंड स्टेट में, इन सभी की एनर्जी लगभग सेम है। क्या हुआ है भाई, परेशान लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, पानी पी लो, दवा नहीं। देखो जरा, ये जो 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, अभी ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है, इसमें कोई लिगैंड ने अटैक नहीं किया है। सही है पंच, समझ गए? अब होगा क्या कि जैसे जैसे लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, लिगैंड को, मेटल आयन को इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि वो आ रहा है, वो आ रहे हैं। तो जैसे जैसे लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेगा, इनको पता चल गया कि वो आ रहे हैं। अब ये क्या होंगे? तैयार, वो आ रहे हैं। तो ये तैयार होंगे किसके लिए? आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सही है। अब देखो, जैसे इधर देखिएगा तो इन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की तरफ जब लिगेंड्स ने अप्रोच किया, तो ये अपने आप को एक हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट में ये, जहां पे ये अब तैयार हैं मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, या जो भी चीजें इनके बीच में, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब जैसे ही लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर अटैक करेगा, अप्रोच करेगा या आ चुका होगा, तो ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे और ऐसे। हो सकता है कि 2 ऊपर हो, 3 नीचे हो सकता है 3 ऊपर हो, क्या हो, 2 नीचे हो। तो अगर ये 3 अगर नीचे हैं, तो पहली बात तो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और ये क्या है डी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है T2G ग्रुप। T2G ग्रुप, सही है। और इन दोनों को कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं EG ग्रुप। इस स्प्लिटिंग को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स जब लिगेंड्स उनकी तरफ अप्रोच करे इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज T2G एंड EG ग्रुप्स, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये स्प्लिटिंग जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक डिफेक्ट भी है, ये एक लिमिटेशन भी है ये बनना, ठीक है, नहीं समझ पाए। अब ये EG ऊपर रहेगा कि EG नीचे रहेगा कि T2G ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, वो डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड्स आ रहे हैं। मतलब 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो अलग होगा। 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मामला अलग होगा। नहीं समझ पाए? और इस पे भी डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है कि वीक लिगेंड आ रहा है, उस पर भी कई चीजें डिपेंड करेगी। तो फिलहाल आप लोग लिखिए। हाँ, कुछ नहीं समझ में आया, बताइए भाई, बीच में बोल देते यार, दोबारा शुरू करते। कहाँ से बताना है? स्प्लिट क्यों हुए? उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। भाई देखो, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सबकी लगभग बराबर है। जब लिगेंड्स इन पे अटैक करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनके कुछ ऑर्बिटल्स उनसे रिपेल होंगे, है कि नहीं है? कुछ कम रिपेल होंगे, कुछ ज्यादा रिपेल होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, जिससे वो क्या कर जाएंगे, स्प्लिट। एनर्जी के डिफरेंस की वजह से ये स्प्लिटिंग होती है।
क्या? नहीं नहीं नहीं, ये टूटेंगे तो 2 और 3 और 3 और 2 में। फिलहाल बात समझ आई? चलो अच्छी बात है, आगे लिखिए। पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, हम बोलने जा रहे हैं तो आगे की बात करते हैं। देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बोले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए, द कन्वर्जन ऑफ 5 degenerate d orbitals of metal ion into different set of orbitals, into different sets of orbitals, into different sets of orbitals having different energies, in the presence of electric field of ligands, in the presence of electric field of ligands। लिगेंड्स भाई आयोनिक है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है, या न्यूट्रल है तो उन पे इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि लिगेंड, लिख लिया आपने? हम क्या समझाना चाह रहे हैं इधर पे देख लो। लिगेंड्स जो है वो नेगेटिव आयंस है, मतलब उनकी अपनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उनकी फील्ड की वजह से ये ऑर्बिटल्स क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे, अलग अलग एनर्जीज पे, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। डायग्राम बना लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, इसी में आपको एक बात बता दें बेटा, इसी में एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ऋषि इधर ध्यान दीजिए बेटा, इस Eg और T2G ग्रुप में, ऐसा Eg और T2G को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? Eg T2G, ये ऐसे है T2G, समझ गए? और ये Eg और T2G क्या है, ये आपके स्कोप ऑफ सिलेबस से बहुत आगे की बात होगी, ठीक है? तो ये अभी के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझो बेटा, इधर ध्यान दो। ये हो गया, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये है बेरी सेंटर। ये भी स्कोप के बाहर की बात है, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं। ये क्या चीज है? बेरी सेंटर लाइन। ये एवरेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। क्या बताता है? एवरेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब इसको डेल नॉट कहेंगे, डेल नॉट। ये नॉट मतलब ये जीरो नहीं है, ये ओ है। ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, समझ गए? अब ये जो एवरेज डेंसिटी लाइन है, मतलब ये जो एवरेज लाइन है, इसके ऊपर ये 2/5 पार्ट है डेल नॉट का, और नीचे कितना पार्ट होगा? 3/5 पार्ट होगा। मतलब 40 एवरेज एनर्जी से 40% ज्यादा और एवरेज एनर्जी से 40% 60% कम इनकी एनर्जी है। एवरेज एनर्जी क्या आएगी? यही रहेगी। नहीं समझ में आया? यहां से लिख लो पूरा, एक अपने हिसाब से। एवरेज एनर्जी से वो 40% ज्यादा है, नीचे एवरेज एनर्जी 60% क्या है? कम। ठीक है? कोई समस्या? अब लिखो, बेटा
इन दोनों के बीच का, इधर होगा सब लोग देखो, Eg और T2G के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट करने पे लगने वाली एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यही डेल नॉट है, ब्रैकेट लिखा डेल नॉट, यही है। देखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन two sets of energy levels T2G and Eg, T2G and Eg, T2G and Eg, ठीक है। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। अब लिखिए इसके बाद, देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अगला टॉपिक डालो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यही सेम डायग्राम बनाना है, बस यहां पे 3/5 होगा और यहां क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 6 लिगेंड वाले जो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो इस तरह से स्प्लिटिंग करेंगे, जैसे बताया, एकदम सेम टू सेम यही फिर से डायग्राम बनाना है, फिर इनकी फिलिंग बताएंगे हम। आइए, सबको क्लियर हो गया ये? अब आप लोग को बता दें, देखो ये जो ऑर्बिटल्स हैं स्प्लिट होने के बाद, बेटा इधर देखिएगा, इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग करनी है हम लोग को, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। आसान भाषा में, अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास एक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक आएगा, 2 है तो 1 1, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो स्ट्रॉन्ग और वीक पे डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 1 2 3 4, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 1 2 3 4, स्ट्रॉन्ग है तो 1 2 3 4 5 6, स्ट्रॉन्ग है तो 1 2 3 4 5 6 7, आगे समझ में। लेकिन अगर वीक है, देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, आगे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रॉन्ग है कि वीक, तो पहला लिखो, फिलिंग ऑफ स्प्लिट ऑर्बिटल्स, गर्मी है बहुत भयंकर गर्मी है, हाँ दो पानी थोड़ा सा लेके सेट, थोड़ा सा लेके सेट, सन रूफ लगवा दे तो धूप नहीं आएगी उससे, पैनारोमिक लगवाएं। इसको कोचिंग को वॉल्वो बना देते हैं। सबसे मस्त चीज क्या है, कोचिंग, मोबाइल कोचिंग, मतलब जहां ठंड लगेगी वहां जाए, है ना। क्या बेटा, रशिया चलोगे, वॉल्वो लेके, लेकिन तुम तो पहुंच नहीं पाओगे, लेट आओगे ना वहां पे, बस निकल
चलो इधर ओए क्या बोला हमने, टॉपिक क्या बोला? फिलिंग ऑफ स्प्लिट ऑर्बिटल्स इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। देखो कैसे फिलिंग होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड में। सब लोग इधर बोर्ड पे देखो, जैसे ये D1 D2 D3 D4 6 7 8 9 और ये क्या हो गया, ये अरे मतलब बेटा इधर ये कॉन्फ़िगरेशन है। मेटल आयन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, ये स्कैंडियम टाइटेनियम जो भी इसका भी कॉन्फ़िगरेशन होगा अलग, ठीक है। अब इसको T2G में भरना है कि EG में भरना है और फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है हमको, सही है। देखो सबसे पहले तो D1 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, छापने से अच्छा है केवल बोर्ड पे देखें। D1 का इलेक्ट्रॉन का मतलब नीचे जाएगा यहाँ पे, तो T2G में जाएगा, सही है। D2 का मतलब 1 1, D3 का मतलब 1 1 1, D4 का मतलब 3 और ये क्या हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये EG में जाएगा, बोलो बात समझ आ रही है, ऊपर चला गया। इसी तरीके से भर दो सबको। अब इसमें भी पहले सिंगल सिंगल जाएगा, फिर क्या करेगा पेयरिंग कर देगा, ये आ गया। और लास्ट वाला क्या होगा, नहीं समझ में आया पक्का। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो D5 का कॉन्फ़िगरेशन पूछा तो T2G5 EG0, D8 का कॉन्फ़िगरेशन पूछा T2G6 EG2। और ये कैसे समझ में आएगा, मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, बस ये देखना है हम लोग को। फिलहाल हम कौन सा पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग। अब इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। हर बार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एनर्जी जो है -4dq बढ़ेगी। dq यूनिट की बात हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स 8dq, 3 इलेक्ट्रॉन्स 12dq। बोलो बात समझ आ रही है आर्यन बाबा? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें आर्यन? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब कितना हो गया -16dq प्लस 1 क्या है पेयर्ड। पेयर्ड है तो पेयरिंग एनर्जी भी होगी +p। इन एडिशन टू 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, एक पेयर्ड है इसलिए एक पेयरिंग एनर्जी होगी। अब तो समझ गया ना, इसका कितना होगा -20dq प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। अब तो समझ में आ गया होगा, सारे कर लोगे अब यहाँ से। ये बताओ 24dq 3 पेयरिंग एनर्जी। यहाँ किसी को कोई समस्या तो नहीं है अभी तक? अब देखो बात समझो, अभी तक जो था वो T2G था। जब तक T2G में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, ये एनर्जी आप लोग क्या करते जाओगे 4 बढ़ाते जाओ, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है EG में जाएगा, एनर्जी अब बढ़ेगी 6, मतलब यहाँ 6 कम करते चले जाइएगा। मतलब यहाँ 12, अब यहाँ 2 आ गए तो कितना हो जाएगा 6। इसी तरह कर करके कुछ नहीं बचेगा। नहीं पल्ले पड़ा देखो। हाँ बेटा, पेयरिंग एनर्जी जोड़ रहे हैं तो फिर उसके बाद 4 मैग्नीट्यूड और जोड़। हाँ ये इसके बाद फिर से बता रहे ना। देखो इधर ओए, अगर T2G में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 4dq से एनर्जी -4dq से बढ़ाते जाना। पेयरिंग होती जा रही तो जितने पेयर्ड हैं 1 पेयर्ड p, 2 पेयर्ड 2p, 3 पेयर्ड 3p। अब जैसे ही EG में इलेक्ट्रॉन आ जाए, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस तो है ही,
इसमें आप लोग 6 DQ मतलब -18 DQ हो जाएगा और अभी भी 3 ही पेयर्ड है, समझ गए। अब 18 से कितना हो जाएगा, एक और आ गया -12 DQ, अभी भी कितने पेयर्ड हैं, 3। अब यहां पे कितना हो जाएगा 6 DQ, अब कितने पेयर्ड हैं, 1 2 3 4 पेयरिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल यानी कि कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। इसको देखो, ये 0 हो गया और कितने हैं ये 5 पेयरिंग एनर्जी। नहीं समझ में आ रहा है। अब किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे नीचे वाले की एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबल उतना ज्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूल। ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड। चलो अब क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के ऑक्टाहेड्रल कौन बैठो, अच्छा बैठो बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा तुम बैठ जाओ आके, तुम भले बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओगे, थोड़ा बता देंगे। मैथ्स बुक लाए, ऐसे ही तुम आ जाओ भैया। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बेटा, क्योंकि ये लिगैंड्स कौन से थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स थे ना, तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। क्यों लो स्पिन होंगे समझ ही गए, इनर डी ऑर्बिटल होगा इन सब में, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इन सब का। ये लिख लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस इनर डी ऑर्बिटल, क्योंकि ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कुछ भी कि नहीं है, समझ में आ रहा है, आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो फिर पूछते हैं किसी से एक सवाल हो क्या। अरे आओ, मान लीजिए हमने जो है अनंत बाबू से पूछा, अनंत बाबू FeCN होल 6 के ऊपर 4 माइनस। तो अनंत बाबू सवाल क्या है कि बेटा पहले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मदद से, सुन रहे सब लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो। पहले तो क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन करना है इसका, फिर इसका मैग्नेटिक नेचर बताना है, सही है, फिर इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बतानी है। चलो भैया सबसे पहले, हाँ आनंद, सबसे पहले Fe का क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालोगे, क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, x कितना आ गया 2। x का 2 होने का मतलब है Fe+2 की बात हो रही है। Fe क्या होता है, Fe मतलब होता है, छापो नहीं देखो उधर, Fe मतलब होता है 26। 26 का मतलब 3D 6 4s, सही है। अभी बोला मैंने छापो नहीं, पहले देखो। तो Fe डाई प्लस का क्या मतलब होगा, ये 2 निकल गए, 3D 6 बचा। अब 3D 6 का मतलब हो गया, कोई मतलब नहीं हुआ 3D 6 का। अब हमको क्या करना है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स T2G में भरेंगे, फिर किस में भरेंगे, तो 6 का मतलब हो गया कि 1 2 3 भरे T2G में, फिर T2G कितने हो गए, T2G में 6 भरेंगे और EG में कितने भरेंगे, 0 भरेंगे।
अब हमको ये बताओ सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड हैं? पेयर्ड है, मतलब इसके तो कॉन्फ़िगरेशन तो T2G 6 EG 0 हो गया। मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया? डाया हो गया। ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? बेस टू स्पिन। आगे सबको समझ में? VBT अलग प्रकार से काम कराती थी, CFT अलग प्रकार से काम कराती है। ज्यादा एक्यूरेट ये मानिए, ये एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिएगा।